आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों में गौंड जनजाति की। हमने दो पहले जनजातियों पे चर्चा कर चुके हैं, जिसमें जो विश्व लेवल की थी, एक तो एस्किमो और दूसरी बुशमैन। आज जिस जनजाति के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है हमारे देश की जनजाति गौंड जनजाति। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसका परिचय क्या है, किस तरीके से ये जाति है वो जनजाति बनी और कहाँ कहाँ पर निवास करती है। गौंड जनजाति है वो विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जो भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति होने के कारण इसको गौंड जनजाति कहते हैं। गौंड जनजाति शब्द की उत्पत्ति, जो गौंड शब्द है उसकी उत्पत्ति खोड़ा शब्द से हुई है, और खोड़ा का अर्थ होता है पहाड़ी। गौंड अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। जब इनको पूछा जाता है कि भाई आपकी जाति क्या है या आपकी जनजाति क्या है, तो ये लोग कोयटूर या कोल भी बताते हैं। 16वीं और शताब्दी से लेकर के मध्य 18वीं शताब्दी तक ये लोग राजा भी रहे हैं। इनके पास में साम्राज्य था, और जिनमें चार प्रमुख ठिकाने थे या राज्य कह सकते हैं। तो उसमें मांडला है, देवगढ़ है, चांदा है, खेड़ला है। ये चार राज्य थे, और इन चारों राज्यों पर 16वीं से लगा करके मध्य 18वीं शताब्दी तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। मुगलों व 1940 के बाद मराठों का आधिपत्य है वो देश में बढ़ने लगा, और जब इनका विस्तार होने लगा तो इनके भय की वजह से और इनके आक्रमणों की वजह से ये लोग हैं वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और जंगली क्षेत्रों के अंदर चले गए। वहां जाकर के ये लोग निवास करने लगे, और जो उनका साम्राज्य था वो उस साम्राज्य का पतन हो गया, और ये लोग उस दुर्गम इलाके में जाकर निवास करने की वजह से हाशिए पर चले गए। जो वर्तमान मानव समुदाय था या जिस जो आधुनिक मानव था, उनसे इनका संपर्क है वो टूट गया। कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं? गौंड जनजाति के कई वर्ग हैं, अलग अलग समूहों में ये बंटा हुआ है, और ये समूह विशेष रूप से मध्य भारत और उत्तरी भारत, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा और असम राज्य है। इन 5-6 राज्यों के अंदर ये लोग प्रमुखता से निवास कर रहे हैं। गौंड सतपुड़ा पहाड़ियां, मैकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर पठार व गढ़जत की जो पहाड़ियां हैं उसमें रहते हैं। ये कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, जो सतपुड़ा हमारा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, मैकाल पर्वत है, सोनगढ़, इनकी छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, बस्तर का पठार है और गढ़जात की पहाड़ियां। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये हमारे मध्य भारत में आते हैं। यानी कि जो हमारा मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ तेलंगाना का भाग है, उत्तरी महाराष्ट्र है, उत्तरी उड़ीसा है, और कुछ भाग असम का, इन सब के अंदर ये लोग निवास करते आए हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है, और इन्हीं पहाड़ियों से जो दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है, महानदी है, व गोदावरी, ये सारी की सारी नदियां हैं वो इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से निकल करके आती है, और जिन क्षेत्रों के अंदर गौंड जनजाति निवास करती है। ये क्षेत्र वन दृष्टि से बहुत ही धनी है, बहुत ज्यादा सघन मात्रा के अंदर यहाँ पर वन पाए जाते हैं, जंगल पाया जाता है। ग्रीष्म काल में तापमान उच्च रहता है, और वार्षिक वर्षा है वो 150 से 100 सेंटीमीटर के लगभग बीच में होती है। यानी कि 100 सेंटीमीटर से लगा करके 150 सेंटीमीटर तक बारिश है वो इस क्षेत्र के अंदर होती है, जिस क्षेत्र में गौंड जनजाति निवास करती है। ये मानचित्र है, और इस मानचित्र के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो गौंड जनजाति का क्षेत्र है वो दर्शा रखा है। ये वाला जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, जिस पर मैं कर्सर से बता रहा हूँ, जो ये क्षेत्र है पूरा मध्य भारत का, और इस क्षेत्र के अंदर गौंड जनजाति है वो निवास करती है।
क्योंकि यहाँ कुछ क्षेत्र, इसमें महाराष्ट्र का क्षेत्र है, फिर ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा का क्षेत्र आ गया आपके, थोड़ा बहुत इधर झारखंड का क्षेत्र आ रहा है, इधर उड़ीसा और आपके जो आंध्र प्रदेश का वर्तमान में जो तेलंगाना राज्य है, उस तेलंगाना राज्य का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। आर्थिक क्रियाकलाप ये किस प्रकार से करते हैं? विशेष रूप से ये जनजाति पूर्णतः आत्मनिर्भर है, किसी और पर निर्भर नहीं है। जीवन के अंदर बहुत साधारण आवश्यकताएं और साधारण वस्तुओं से अपना जीवन यापन करती है। ये लोग मुख्य रूप से दो कार्य करते हैं, एक तो जूमिंग कृषि और आखेट, शिकार करने का काम भी करते हैं और जूमिंग कृषि भी करते हैं। और जो इस जनजाति के द्वारा जो जूमिंग कृषि की जाती है उसको डिप्पा कृषि कहते हैं। और इस डिप्पा कृषि में क्या होता है कि पहले जो भूमि होती है उस भूमि को साफ कर लिया जाता है और उसको जो परंपरागत औजार होते हैं जैसे फावड़ा है, हल है, बेल, इन सब से जोत दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है और फिर उसके ऊपर फावड़े और हल से कुरेद करके बीज बो दिए जाते हैं। बीज बोने के बाद में देवी माता की पूजा करते हैं और और अन्य जो जंगल के देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं और पशु बलि दी जाती है। ये इनकी दीपाकर्षी है जो जूमिंग कृषि का ही एक भाग है। जो हमारा बस्तर है प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, इनमें जो गज्जात की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर सीढ़ीदार खेत बना करके कृषि की जाए। अब सीढ़ीदार खेत कैसे? पहले एक जो नीचे वाला पोर्शन होता है, क्योंकि पहाड़ होता है वो तिरछा होता है, और तिरछा होता है तो सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा समतल कर दिया जाता है, फिर थोड़ा और ऊपर की तरफ थोड़ा समतल किया जाता है, फिर उस ऊपर की तरफ समतल किया जाता है। इस तरीके से उस समतल करके उसमें कृषि की जाती है और उस कृषि को पेंडा कहा जाता है। जो बस्तर प्रदेश है ये भी एक प्रकार की जूमिंग कृषि है, लेकिन बस्तर प्रदेश के अंदर जूमिंग कृषि का नाम है वो अलग है और वो उसका नाम है पेंडा कृषि। खेत की उर्वरकता और उत्पादक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उस मिट्टी के अंदर आर्द्रता बनाए रखते हैं। और आर्द्रता बनाए रखने के लिए कि ज्यादा दिन तक मिट्टी है वो नमी धारण करके रखें, सूखे नहीं, तो इसके लिए ये क्या करते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े लट काट करके या लकड़ी के गट्टे काट करके जहां जहां पर मिट्टी कटाव होने की संभावना है वहां वहां पर वो रख देते हैं, ताकि जब बारिश होती है तो जो पानी होता है उस खेत में भरा रह जाता है और दूसरी तरफ मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। कुछ इनके वर्ग हैं जो उपजातियां हैं गौंड जनजाति की, जिसमें कुरुक है, केवट है, धीवर है। ये कुछ जनजातियां हैं जो गौंड जनजाति की उपजातियां हैं। तो ये लोग मछली पालन करने का काम भी करते हैं और मछली पालन के द्वारा ही ये जीवन यापन किया जाता है। इनकी एक उपजाति या उपजनजाति कहते गौंड की, तो उसमें रावत वर्ग है और रावत वर्ग क्या करता है, पशुपालन करने का काम करता है और दूध बेचता है। अब इनका मुख्य पैसा क्या हो गया, पशुचारण हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन तरीके के गौंड की बात हो रही है, तीन जातियां हैं गौंड की, उनकी बात कर रहे हैं। एक जनजाति ऐसी है जो केवल जमीन कृषि कर रही है और कृषि पर निर्भर है, आखेट करके अपना जीवन यापन कर रही है, तो जिसमें अधिकांश गौंड शामिल है। एक वर्ग ऐसा है जिसमें कुरक, केवट और डीवर है, ये लोग मछली पालन करने का काम करते हैं। रावत वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो पशुपालन करने का काम करते हैं। तो अब इनके तीन मुख्य व्यवसाय हो गए, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। ये तीन तरीके के काम है वो विशेष गौंड जनजातियां करती है। बाकी साधारण रूप से यदि देखा जाए तो गौंड जनजाति का जो व्यवसाय है वो जमीन कृषि या वह आखेट है।
किस तरीके के वस्त्र आभूषण पहनते हैं ये देखो, इनके वस्त्र कैसे होते हैं। सामान्यतः ये लोग सूती वस्त्र धारण करते हैं, जो कपास के बने हुए होते हैं उनको ही पहनते हैं। पुरुष धोती, स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती है। चांदी और एल्यूमिनियम के गहने पहनने का रिवाज है इनमें, और ये गहने पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी पहनती हैं। दोनों ही, पुरुष महिला दोनों ही चांदी और एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। स्त्रियां हाथों में कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां, काले मनके व कौड़ियों से बने हार गले में पहनती है। कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां पहनने का रिवाज इनमें ज्यादा है, और गले के अंदर कौड़ियां और जो काले मनके होते हैं इनसे बनी हुई मालाएं धारण करती है। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती है। शरीर का अधिकांश भाग है उसके ऊपर गोंदने गुदवा दिए जाते हैं, टैटू बना दिए जाते हैं। आज की भाषा में कहें तो टैटू टैटू बनवाते हैं ना शरीर पर, वैसे पूरे के पूरे शरीर पर इनके टैटू बने हुए होते हैं। लड़कियां बालों के जूड़े में सफेद बांस से बनी आधे दर्जन तक कंघी करती है। 5-6 बांस की डंडियां बना करके बालों में जूड़ा बना करके उसमें फंसा दी जाती है, अलग अलग तरीके से, आड़े तिरछी ऐसे, तो एक जूड़ा टाइप बन जाती है। यहाँ एक चित्र दे रखा है गौंड महिला का, जिसका आप शरीर देखिए, पूरे शरीर के ऊपर टैटू बना रखे हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो महिलाएं हैं वो अपने शरीर पर टैटू बनाती हैं या गोदना गुदवाती है पूरे शरीर पर। निवास गृह किस तरीके के घर होते हैं? गौंड नगले अथवा अर्थात पल्ली और छोटे गांव में रहते हैं। गौंड जनजाति होती है, उनके छोटे छोटे गांव होते हैं, उनको नगले या पल्ली कहा जाता है, छोटी छोटी ढाणियों में रहते हैं। और जब ये अपना घर बनाते हैं तो उसके लिए एक सुगुन निकाला जाता है, मुहूर्त निकाला जाता है, और मुहूर्त निकलवाने के बाद में घर पे उत्सव आयोजित किया जाता है, और उत्सव आयोजित करने के बाद ये लोग वहां पर मकान बनाने का या अपना घर बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। जब उत्सव मनाया जाता है घर बनाने के लिए, तब बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। भगवान और देवता को खुश करने के लिए मुर्गा चढ़ाया जाता है या बतख चढ़ाई जाती है। इनके मकान घास फूस व मिट्टी के बने हुए होते हैं, जिसमें रहने का कमरा, रसोई घर, बरामदा, पूजा घर आदि होते हैं। यानी कि पूरा घर बड़ा होता है, घास फूस और मिट्टी से बना हुआ होता है, लेकिन उसमें अलग अलग पार्टीशन होते हैं। अलग अलग पार्टीशन होने की वजह से उनमें अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया जाता है, बांट करके, ऐसे ये कमरा है, फिर रसोई है, बरामदा है, पूजा घर है, इस तरीके से। बर्तन और औजार देखिए, गौंड लोगों के औजार बहुत साधारण होते हैं, जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। जो स्थानीय वहां पर जो कारीगर, लोहार है, सुथार है, जो भी ये औजार बनाने के काम करती है, वो लोग बना देते हैं। और उसके अंदर खुरपियां हैं, फावड़े हैं, दराती है, हसिया है, तीर और बाण की नोक है, आदि सामान है, वो स्थानीय लोहार होते हैं, वो बना लेते हैं। लकड़ी का सामान जो होता है विशेष रूप से बांस का बना हुआ होता है, और बांस का सामान है ये खुद लोग बना लेते हैं, किसी कारीगर के पास जाने की जरूरत नहीं है। गौंड के घरों में कुछ चारपाइयां, टेबिल और स्टूल भी होते हैं। दरिया बैठने व सोने के काम में ली जाती है। इनके घरों में कुछ चारपाइयां होती हैं, दरिया होती हैं, टेबिल स्टूल होते हैं। और सामान्यतः जो दरी होती है वो जब मेहमान वगैरह आते हैं तब बिठाने के लिए, और जब घर के लोग रहते हैं तो उसको सोने के रूप में काम में लेते हैं, उसी पर सोते हैं। यहाँ पर जो एक चित्र दे रखा है, इस चित्र के अंदर एक गौंड जनजाति के घर को दर्शाया गया है। आप देखिए ये पूरा का पूरा घर है, और इसमें अलग अलग पार्ट बने हुए हैं रहने के लिए, रसोई घर वगैरह वगैरह। इस तरीके से इनका दरवाजे, और पूरे चारों ओर लकड़ी की दीवार बनाई हुई है, लट्ठे खड़े कर करके। तो इस तरीके से ये इनका पूरा आवास है वो बना रहता है। अब इनके घर में कोई उत्सव हो रहा है, उसका ये दृश्य है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन करके नाच रहे हैं।
सामाजिक जीवन देखिए, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, यानी कि पिता को ही सर्वोच्च माना जाता है। जो घर का बड़ा पुरुष होता है वही घर का मालिक माना जाता है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में उनकी जितनी सारी अचल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति का मतलब है खेत है, भूखंड है, मकान है, जो चल नहीं सकती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकती, उन अचल संपत्ति को सभी पुत्रों के अंदर बराबर बराबर बांट देते हैं। बंटवारा बराबर होता है। सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है वो परिवार का मुखिया होता है। और गौण जनजाति के अंदर मुख्य रूप से 4 तरीके के विवाह का प्रचलन है। सेवा विवाह है, विनिमय विवाह है, विधवा विवाह है। ये इस तरीके से विवाह होते हैं। सेवा विवाह के अंदर क्या होता है कि पुरुष है वो लड़की के घर पे जाकर के कुछ दिन उसके घर पर रह करके काम करता है, और जो लड़की का पिता होता है उसको खुश करने की कोशिश करता है। भाग दौड़ करके जैसे तैसे करके उसके पिता को खुश किया जाता है और वो उनके घर पे ही काम करता है। और जब उसका पिता खुश हो जाता है तो वो उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ में करा दी जाती है। विनिमय विवाह में कुछ लेन देन होता है, कुछ पैसे पशु वगैरह दे करके, जमीन वगैरह दे करके शादी होती है। विधवा विवाह भी का प्रचलन है कि यदि लड़की के पति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में वो दूसरे पति के साथ में शादी कर सकती है। सामान्यतः इनके विवाह किसी प्राकृतिक स्थान के पास में ही होती है, शादियां होती है, या तो किसी तालाब के किनारे, झील के किनारे। यदि झील और तालाब का किनारा नहीं होता है तो सामान्य रूप से आम के वृक्ष के नीचे मंडप बना दिया जाता है और उसी मंडप के चारों ओर फेरे होते हैं। अब ये इनके अंदर जरूरी है, यदि आप शादी कर रहे हैं तो या तो आपके निकट जल स्रोत होना चाहिए या फिर आम का वृक्ष होना चाहिए, तभी शादी कर पाएंगे। इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन किया जाता है। यदि कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, कोई बुरा कार्य नहीं, काम नहीं हो जाए या कोई अनिष्ट कार्य नहीं हो जाए, इसके लिए रामधुन गाते हैं। गांव के मुखिया पटेल या मुखादम तथा गांव के चौकीदार को कोतवार के नाम से जाना जाता है। जो गांव है, एक पल्ला है या एक ढाणी है जिसमें 4-5 परिवार रह रहे हैं, तो उस परिवार का जो मुखिया होगा या उस गांव का मुखिया होगा उसको पटेल कहा जाता है या मुखादम कहते हैं। आपको मुखादम शब्द ज्यादा याद रखना है पटेल की बजाय। दोनों शब्द भी याद रख सकते हैं, लेकिन यदि ज्यादा एक शब्द में पूछे कि भाई गौड़ जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो गौड़ जनजाति का मुखिया है वो मुखादम कहलाता है। और जो चौकीदारी का काम करता है, गांव की रात को निगरानी रखने का काम करता है, उसको कोतवार कहते हैं। आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है, जो उस गांव में होती है कोई पंचायत उसका निपटारा है वो कर देती है। गांव के पुजारी व पुरोहित देवताओं के काम जो होते हैं, मंदिरों के काम होते हैं, पूजा करने के काम होते हैं, वो करते हैं। गौंड बोली द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है। गौंड इनकी भाषा है जिसका संबंध ज्यादातर तमिल और कन्नड़ भाषा है उससे ज्यादा नजदीक है। कई गौंड हिंदी, मराठी व तेलुगु भी बोलते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में रह रहे हैं तो वो मराठी बोलेंगे। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है तो वहाँ बेशक तेलुगु भाषा ही बोली जाएगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अपना छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी भाषी है तो वहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन इनकी जो भाषा है वो मुख्य रूप से द्रविडियन भाषा परिवार की है, जिसका ज्यादातर संबंध है वो तमिल और कन्नड़ से है। साक्षरता दर बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, अनपढ़ लोग हैं। महिला बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कम लोगों से गौंड महिलाएं होगी जो पढ़ी हुई है।
गौड़ जनजाति के लोग नृत्य व गीतों के साथ पर्व मनाते हैं। जब भी कोई भी उत्सव होता है तो नाच गाना तो होता ही है। साथ ही पूर्णिमा का जब चांद है वो चमकता है और बहुत ज्यादा उजाला होता है, तब विशेष रूप से प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। नाचने का काम स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। धूलिया एक गौड़ जाति है जो गायक जाति है। ये जो गौड़ है इनकी जो माने घर पे जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें गाने बजाने का काम है वो धूलिया जाति के गौड़ करते हैं। प्रधान गौड़ों की वह जाति है जो इनका इतिहास गा करके सुनाते हैं। जो प्राचीन मान्यताएं रही है उनको गाकर सुनाने का काम कौन सी जनजाति कर, जो गौड़ों की जाति है या उपजाति है वो है प्रधान। प्रधान है वो लोग इस में घर घर जा करके समूह में एक जगह इकट्ठा करके इनका इतिहास है, इनकी कोई प्राचीन मान्यताएं हैं, घटना है, उसके बारे में बताते। प्रधान इनका इतिहास गा करके सुनाते हैं। ये विशेष रूप से महादेव और शंभू की पूजा करते थे, लेकिन एक कथा के अनुसार इनकी एक देवी है, लिंगम देवी की सहायता से जंगूबाई ने उस गौंडों को आजाद करवाया था कि शिव जी ने इनको कैद कर लिया था। इस तरीके का जो धार्मिक वृत्तांत है वो आते हैं। गौंड है मुख्य रूप से 4 वर्गों में बंटे हुए हैं, जिसे गोंडी भाषा में सगा कहते हैं। 4 रूप है इनके, 4 मुख्य रूप से। तो इन 4 वर्गों को गोंडी भाषा के अंदर सगा कहा जाता है, यानी कि इनकी जो 4 उपजातियां हैं मुख्य रूप से, या 4 वर्ग है, तो उनको सगा कहते हैं। गौंड भूतकाल में यानी प्राचीन काल के अंदर मूर्तियां लड़ाने का काम करते थे। फिर बाद में बड़ा देव, शिव शंभू, महादेव, परसापेन आदि इनके प्रमुख देवता है। बड़ा देव है, श्री शंभू है, महादेव है, परसापेन आदि इनके देवता है। इसके अलावा ये लोग शीतला माता और छोटी माता की भी पूजा करते हैं। ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं। इनमें जादू टोना करने का भी प्रचलन है, रात्रि जागरण भी करते हैं। अधिकांश हिंदू गौंड जो अधिकांश गौंड है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन विशेष रूप से उनमें भी ये लोग प्रकृति पूजक हैं। उनके जितने सारे देवी देवता हैं वो सभी के सभी प्रकृति से संबंधित हैं, प्रकृति धर्म को मानने वाले ही ये लोग हैं। लेकिन आजकल दूसरे धर्मों के संपर्क में आने की वजह से इनके अंदर दूसरे धर्मों की मान्यताएं, परंपराएं भी आने लगी। प्रकृति पूजक जो गौंड जाति है उनका मानना है कि भगवान है वो वन में निवास करता है, जंगल में निवास करते हैं, और जंगल की पूजा करने या पेड़ पौधों की पूजा करने से ही भगवान खुश हो जाता है। ये लोग काली माता और बड़ा देव को नर बलि भी देते थे। पहले 19वीं शताब्दी से पहले ये लोग जो काली माता है और बड़े देव हैं उनको नर बलि भी देते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर अंग्रेजों ने इसके ऊपर रोक लगा दी और उसके बाद में नर बलि की प्रथा है वो समाप्त हो गई। जनजाति के लोग हैं जो गौंड जनजाति के, ये लोग जो इनका मृत शरीर होता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं, और इनका मानना है कि आत्मा है वो अजर अमर है, वो वापस जन्म लेगी। आधुनिक संस्कृति के साथ इनका संबंध देखिए। वर्तमान समय में औद्योगिक विकास के कारण, क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर ये जनजाति निवास करती है वो वन संपदा की दृष्टि से और खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही धनी है, क्योंकि अधिकांश खनिज जो है, चाहे लो एस्क है, ऑक्साइड है वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे इस बस्तर प्रदेश और छोटा नागपुर का पठार, सतपुरा की पहाड़ियां, इन सबसे ज्यादा खनन किया जाता है। तो यहाँ पर ज्यादातर उद्योग स्थापित हो गए, चाहे वो लो इस्पात उद्योग हो, लो एस्क खनन का क्षेत्र हो, कोयला खनन का कार्य हो। तो यहाँ उनके आसपास में जहाँ खाने हैं उन खानों के पास पास में ये लोग अब स्थायी रूप से रहने लग गए हैं और इनकी आजीविका वो उससे चलती है।
वर्तमान समय में जिस क्षेत्रों में स्थायी रूप से ये लोग बस गए हैं, रह रहे हैं जहाँ ये, तो वहाँ पर अभी अस्पताल, विद्यालय, बाजार, बैंक आदि की स्थापना हो गई, सड़कों का जाल बिछ गया, तो इनकी जीवन शैली में उससे बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। पुराने रीति रिवाज व परंपराओं की पकड़ ढीली हुई है। सरकार ने रास्ता के प्रतीक जो थे उनके ऊपर ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया है, विशेष रूप से इनकी जो प्रथाएं थी उन प्रथाओं के ऊपर, तो इससे भी इनके कमी आ रही है। इनमें एक प्रथा थी जो दास्ता का प्रतीक थी, और उस प्रथा का नाम था कबाड़ी, कबाड़ी प्रथा। और कबाड़ी प्रथा में क्या किया जाता था, यदि कोई साहूकार या ऋण देने वाला व्यक्ति जब इन गौंड जनजाति के लोगों को ऋण देता था या पैसे उधार देता था, तो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर पर गुलाम की तरह काम करना पड़ता था। तो इसके ऊपर सरकार ने रोक लगा दी है। वर्तमान में इनका जीवन है वो ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। भारत सरकार की तरफ से जनजाति के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही है। इनके जिस राज्य में ये निवास कर रहे हैं उनके राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं वो बनाई जा रही है। तो ये भी लोग इसमें ज्यादा काम करने लग गए हैं, उनको धंधा मिलने लग गया, तो उनके जीवन स्तर है वो उच्च होता जा रहा है। तो ये थी आपकी गौंड जनजाति। इनसे संबंधित एक मूवी बनी हुई है, या जिसका अर्थ होता है माता। और या मूवी का जो कुछ ट्रेलर है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जरा देखिए। इनका पहनावा, रीति रिवाज को इसमें देख करके समझ सकते हैं। यदि फुल मूवी देखना चाहे इससे संबंधित, या करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हैं। कुछ नजर आया, उनकी सभ्यता के विकास में उन्होंने काम, जैसे का आपको चट्टान और ये एक चट्टान है जिसके ऊपर कुछ प्राचीन काल के चित्र बने हुए हैं। एक गौंड महिला है, वो कुछ घास फूस का संग्रह करने का काम कर रही है।
ये एक उत्सव का दृश्य है जिसमें एक किस तरीके से उत्सव है वो मनाते हैं। ये जो रिकॉर्ड की गई है ये बस्तर प्रदेश के एक महिला है या जिसका नाम है, और उसके जीवन पर केंद्रित एक मूवी है। इसके अलावा यदि आप कोई वीडियो देखना चाहें इनसे संबंधित तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। तो बहुत एक हमारा जो केंद्र सरकार के अंदर ट्राइबल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, तो उसके द्वारा भी बहुत सारी जनजातियों के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब के अंदर जिस जनजाति से संबंधित आपको मूवी देखनी है या वीडियोस देखने हैं, तो उसका नाम लिख टाइप करिए और उसके बाद एक शब्द टाइप करिए डॉक्यूमेंट्री। तो जो भी उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई होगी वो आपके समक्ष आ जाएगी और आप उसमें से आपको जो अच्छी लगे चूज करके देख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास अपनी। आप में से किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो तो बात कर सकते हैं, अब हमारे पास में भी टाइम है। किसी का कोई प्रश्न? नहीं। थैंक यू अगेन। आप लोग जुड़े और घर पे पढ़ते रहिएगा।